हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास का पार्ट 4। बहुत बड़ा ये उपन्यास है और इसको पार्ट में ही डिवाइड करके जो है वो अच्छे से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम जो है वो आधा पढ़ चुके हैं। आज हमें करना है कि अरे सुतले देवो है प्याले लाली पलंगिया से। फुलिया क्या करें, माँ बाप के रहते वे क्या बोल सकती है। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी काली क्रिया किसी से कहना मत। खाल ये ना कथन याद रखना, ये किसने कहा, ये फुलिया का कथन है। ठीक है, फुलिया का कथन है, ये इम्पॉर्टेंट कथन है। ठीक है, मामी काली क्रिया किसी से कहना मत। खाला सी इन दिनों से दौड़ रहे हैं। बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते। आखिर वह बेचारा कब तक तोड़ेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या। जब एक दिन हो जाएगा साहिब मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नकटी चमाइन की और चिचाई की माँ का मुसब्बर चबाबा और एंटी के पेट से आटा की तरह गूंथ जाओगे। उस बार जोतकी का बेटा नामल रैन ने क्या दिखाया। अंत में आपका नकटट्टी की गाभिन बकरी देख पीछे छुड़ाया। यादव जो आवे है प्यारी तोहरी सुतरिया शाले करेजा। ये भैया सब इम्पॉर्टेंट है, आप देख लेना, है ना। मैं साथ साथ में आपको बता रही हूँ कि ये जो लाइनें हैं यहाँ से याद रखनी है। और जोतगी के बेटे का नाम क्या है, नामल रैन। खालसी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे, लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है। अरे फुलिया की माए, तुम लोगों की ना तो लाज और ना धर्म है। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी साड़ी चमकाओगी। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अरे हाँ हाँ बेटा बेटी केकरो घी ढारो करे मांगरो चलानी कहे सुई से की तेरी पैंदी में छेद। हाथ में कंगना तो चमका रही हो। खालासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया की माँ ने जब से रमजू की स्त्री के हाथ कंगन देखा है उसका कलेजा जल रहा है। महंगू दास पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। खलासी की बुद्धि ही हमारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगन दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर नेगड़ी, बात बिगड़ी जाएगी। खालसी हमारा बहन बेटा है। बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारी देह में नहीं लगेगी, तेरी देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती तुझको, बेशर्मी बेलज्जी। भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ू की मार लगी थी सो भूल गई। गोवर टोली के कलरू के साथ रात भर भैंस पर रासलीला करती थी सा कौन नहीं जानता है। तू बात करेगी हमसे। रे सिंघवा की रखैली, सिंघवा के बगान का बम्बे आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात रात भर लुक्का चोरी में ही खेलती थी। कुरआंख बच्चा जब हुआ तो कुरंखा सिंघवा से मुंह दिखेने की बाछी मिली थी सो कौन नहीं जानता। इतना बात सुनते ही सदाब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ता है। महंगू दास के घर के पास होने वाली सुरंगा सदाब्रिज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पड़ती। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ फिर। औरतों के झगड़े का क्या है, अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियां सुनाई, हाथ चमका कर गला फाड़ फाड़ कर दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े, जीभ की धार बेटा बेटी की गर्दन काटी, काली माई को काला पाठा कबूला गया और हाथ और पैर कोड़ कोष्ठ को गलाने की प्रार्थना की गई। और एक एक 2 घंटे के बाद फिर साफ सफाई मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगे। साग मांग कर ले गई और बदले में शक्करकंद भेज दिया। कल शाम को मालिक के खेत से अंधेरा उखाड़ लाया है। लड़के न मालिक को देखते ही पीठ की चमड़ी खींच लेते हैं। पहले भगड़ा का सिर गणेश 2 ही औरतों में होता था। झगड़े के सिलसिले में एक एक पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते थे और झगड़ने वालियों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके काम काज में कोई बाधा नहीं पहुंचती। काम के साथ काम
साथ झगड़ा भी चल रहा है। सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती हैं, तब कोई किसी की बात नहीं सुनती, सब अपना अपना चरखा औंटने लगती हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही, वे टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदावृक्ष की कथा सुन रही है। खालासी जी के गले में जादू है, ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया ये भी भूल जाती है कि सहदेव मिसर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहे हैं। खलासी के गले में जादू है। मामी, क्या है रे? बोला ना सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ। काली क्रिया किसी से कहना मत। खाला से जो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदावृक्ष की कथा समाप्त हो गई। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसवाते रहेंगे? साला खलसिया, साला हरामजादी। अच्छा, कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कथा कह रही है, सदावृक्ष से अभी नहीं, जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कोई एक मिसर है, सुना है, सदावृक्ष बेचारा कहता है। सब झूठी बात है। तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव जी? पुरैनिया आश्रम वाला? हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बबुआन भी उनसे बाहर नहीं है। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना। लेकिन वे तो हम पर बड़ा नाराज़ है। देशद्रोही के फिरस के नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी। ये याद रखना है ना कि माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं। नए महंत को चादर टीका देने के लिए मुजफ्फरपुर जिला एक मूर्ति आया है, लरसिंह दास। आचार्य मुजफ्फरपुर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारे में आए हैं। लरसिंह खबर लाया है, आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती बहु बबुआन लोगों को पहले ही खबर कर दिया। रामदास जी महंती को टीका मिलेगा। महंत सेवादास एकमात्र चेला है। रामदास सोचता है, यदि खंजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही की जमींदारी की भैंस की पूंछ हाथ में नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खंजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वे रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ आ गया। 15 साल पहले की बात है। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सतगुरु साहब की। नियम अनुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक बार नामा लिखवा देगा। हमेशा लंगोटा बंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करेगा। किसी तरह का मादक द्रव्य सेवन नहीं करेगा। दासी खिलावन नहीं रखेगा, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सुरहत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और सिर पर धूप धान चरा नए महंत साहब उसी दिन से 900 बीघे की पत्नी एकमात्र मालिक हो जाएंगे। लरसिंह दास तो आचार्य जी का संदेश लेकर आया था, किंतु मेरी गंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद महंती का मुंह सवार हो गया। 900 बीघा की काश्तकारी, कलमी आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। कितने बीघा में केले की जमीन थी? 10 बीघे में, है ना। एक और 1000, याद रखना ये भी, है ना। एक एक छोर में 1000 केले फले हैं और हजरिया केला, 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन। लक्ष्मी दासिन कहती है, महंत साहब को बस यही एक चेला है, रामदास। तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास काठ का उल्लू, रामदास सतगुरु हो। यह अंधेरा है, रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछुंदर की तरह तो सूरत है, वे महंत होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये लक्ष्मी, आप भ्रष्ट अप्सरा हैं। लक्ष्मी ने लरसिंह की आंखों में ना जाने क्या देखा कि उसकी छाया में भी बच कर नहीं चलती थी। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकनी लगाने के बाद ओखला किवाड़ से सटा देती है। लरसिंह को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात लरसिंह को किस चीज़ की बीमारी होती है? बहुमूत्र की, यानी कि बार बार पेशाब आना। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार घुनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है। कौन? लरसिंह। किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने से पहले अंधे हो क्या? देखते नहीं, जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनकुना कर रह गया। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी। क्यों आप वैसी भाखा बोले हैं? महंत होने से पहले ही अंधे हो गए हैं। जैसा गुरु निंदा सुने जो काना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, लक्ष्मी कहती है। नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? 20 मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसा एक कोड़ी बिल्टा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बात करना भी नहीं जानते।
आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है, रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलेंगे तो सीधा पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ समझ रखो, भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है, भंडारी है ना। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है, आलू की भुजिया दोबारी नहीं देता। ये भंडारी को याद रखना, शैतान इसको बोला है। घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया है, दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग से पहले दही चूड़ी देता है, कल से सिर्फ चूड़ा ला कर देता है। ये भी याद रखना, ये भंडारी कहता है, ठीक है। बिल्टा साधु, रंडी का ये हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी पहले से ही उसे नहीं जानती थी। कैसे जान सकती है, वे कभी पहले यहाँ आया नहीं। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहाँ नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई यहाँ। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँचे। ये रधिया भी याद रखना भैया, ये भी यहीं पर है, ठीक है। ठीक है, रधिया रधिया, स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं भी। अरे यार ये क्या हो गया। अरे कुछ पॉइंट आपको बाद में भी लिखवाने होते हैं ना, तो हम्म हम्म अच्छा, अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुँचे हो, ठीक है। रधिया रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन की ऐसी हालत हुई थी। कनपटी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अल्हड़ थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई है। यदि वे रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता है तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो सह सकता था। हारमोनियम और नगाड़ा वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वे भी तो बदल गई। नरसिंह अपने सिर के दाग पर हाथ फेर कर मसल कर तू लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब खड़ाओं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन में उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भोगते सिर का घाव ताजा ही रह गया। महंत साहब की खड़ाओं फिर से गुरु की खड़ाओं थी। महंत साहब के पैर पर वे लेटा। वे दयालु पुरुष थे, नरसिंह उनका इकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंता उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कोहरी ने उसकी मति फेर दी। नरसिंह नेपाली गांजा में बड़ा नफ़ा होता है, 10 रुपये का लाओ और 400 पाओ। नेपाल में 4 आने सेर गांजा मिलता है। बराह छतर मेले के समय चलो। बराह छतर मेला, बराह छतर मेला। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वे जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवत दास को चेला कबूल कर बिल लिखा दिया था। किसको? जीवत दास को चेला कबूला था। भाई बड़े बड़े पॉइंट निकल रहे हैं, अब है ही बहुत बड़ा ये तो, है ना। नहीं तो वे भी एक मठ का महंत होता। ये भी याद रखना, ठीक है। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती थी। तब तो पैर पखार कर पैर के 10 नाखूनों को छोड़ कर वे परेश से चरनोक दत्त पीती, लेकिन वे लक्ष्मी को चरनोक दत्त पिला कर छोड़ेगा। रामदास क्या है? रामदास मत बोलिए अधिकारी जी, कहिए। कोठारिन से कहो कि नरसिंह आज आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारिन से कहो, तुम ताम मत करो। कोठारिन जी से क्या कहेंगे, राह खर्च कल ही कोठारिन जी ने दिया है। रामदास भोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर नरसिंह दास के आगे फेंक देता है। रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर नरसिंह दास के पास फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारिन ने हमारा अपमान कैसे किया? हमको बेल्टा काहे बोली? हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया? आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? बोली नहीं है। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं, बैर बकत पड़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरभाई थे। ये गाली नहीं तो क्या है? संसार में सत्ता का भी लेस जरा रहने दीजिए साबू महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकलकर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। छी 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 छी। क्या हमको बिल्टा नहीं कहा है? आप तुमने? रामदास। लक्ष्मी गरज उठती है,
गर्दनियाँ देखकर निकाल दो तो इसे ये साधु नहीं राक्षस है, इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो कि आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की टट्टी में छेद करके ये क्या देख रहा था, शैतान कहीं का। लक्ष्मी फुफुराती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर लरसिंह दास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लरसिंह सीढ़ी पर गिर पड़ता है, नाक से खून निकल जाता है। लरसिंह को याद रखना, लरसिंह को धक्का कौन देता है जब उसके नाक से खून निकलता है ना। तो ये भी याद रखना, ये रामदास उठता है और लरसिंह को जो है वो धक्का दे देता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है और उसके नाक से खून निकल जाता है। जय हिंद रामदास, क्या है, क्या हुआ। बालदेव लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पछवरिया साधु है, काया में कहीं साधु सुझाव नहीं, कुठारिन जी से बदकुट्ठी करता था तो मारपीट हुई है। संत से सब काम करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करनी चाहिए। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेज दो। लरसिंह नाक का खून पहुँचते हुए देखता है बालदेव नाम की एक खड़गधारी आदमी अंदर जा रहा है सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी, शायद ये खद्दड़धारी और लक्ष्मी एक ही आसनी पर बैठे हैं, एकदम आसपास देह से देह सटाकर। अच्छा, 13वां जो है 13वां, गाँव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, ये 13 में है, ठीक है। ये सिर्फ जोतकी जी नहीं, गांव के सभी मतवार लोग विचार कर देख रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्कल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल को भी जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बुलाया नोटिस, कुर्की और इश्तवा निकाल कर सर जमीन पर चपरासी को ले जाने की जरूरत नहीं, कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बना लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो, स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई नहीं। सिंधवी यादव टोली के नवे ढोलों का सीना तान कर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्योति ठीक कहते हैं, बार बार भला लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया है, अब तो राह आती है। ज्योतिकी का कथन है भाई, याद रख लेना। नहीं करते हैं यादव लोग, कलिया कभी कभी चढ़ाने के लिए नमस्कार करता है, देह में आग लग जाती है सुनकर। लेकिन सिंघवी क्या करे, राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं, रोज शाम को कीर्तन में भी जाते हैं। हर गौरी ठीक कहता था, यदि यही हालात रहे तो 5 साल बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे, तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हर गौरी कहता था उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था लाठी भला सिखाने वाला मास्टर आएगा। सजोग कजी और संचाल जी क्या कहता था, सो आवेगा। हिंद राज महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हर गौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारे के दिन सिंह जी रूठे हुए खिलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींच कर ले गए, लेकिन खिलावन सिंह का मन रूठा ही था। जोतकी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा था, सकलदीप को 18 साल की उम्र में माता या पिता का विजोग लिखा हुआ है। सकलदीप का ये 17वां जा रहा है। सकलदीप की माँ बेटे का गोना करवाने के लिए रोज़ तकाता करता है। बेटी को वकील बनाने में इच्छा शायद माई पूरी नहीं होने दी। गोना के बाद फिर क्या पड़ेगा, माता पिता का विजोग। बालदेव को सारी दुनिया की भलाई सूझती है। सकलदेव को जिनका नमक खाया उसी का तिनका भी, एक तिनका भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किनारे एक जमा के कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटेयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव ने कहा कि कलरू ने कह सुनकर सपुर्दी लिखवा दी है या रजिस्ट्री करवा दी है, 2 कान ही नहीं दिया। पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिएगा। बालदेव टुटर टुटर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं, उल्टे हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमामा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। जोतगी की 18 साल की नववधू कनचिराक वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द होता है। पिछले 1 साल से वे खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया।
डगडरी दवा नहीं नहीं, डगडरी तो पेट टिपेगा। जीव दरोगा आंख की पपनियां उठाकर देखेगा, पेशाब और पखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वे रोज कहती है डॉक्टर बाबू ने कोयलिया की छोटी चंपा को एक ही इंजेक्शन में आराम कर दिया। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता है। औरतों को समझाना बड़ा कठिन है। सभी औरतें एक समान है। जो जिद पकड़ेंगी पकड़े रखेंगे। जोतगी को अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था, कभी भी मेला नहीं छोड़ती थी वे। जहाँ मेला आया कि जोतगी के 30 दिन परमान झा की खुशामद करने में बीतते थे। परमामन की भैंस गाड़ी पर ही मेला देखने जाएगी। परमानन बेचारा खुद गाड़ी हाँककर मेला ले जाया करता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय के मेले में बहुत जोरों का हैजा फैला था। दूसरी ओर हुक्का पानी की आदत थी। ब्राह्मणी का हुक्का पानी लेकर जोतगी क्या करते। औरत की जिद, जब वे बीमार पड़ती तो बहुत बार जोतगी जी को हुक्का तैयार कर देना पड़ता था। पुरानी सांसें खांसी से खांसते खांसते वे मर भी गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई कि वे गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कन चिरा वाली को डगडरी दवा की जिद लग गई। एकमात्र पुत्र राम नारायण तो कुपुत्र निकला। विदापद नाच करता है, तमाम पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है। कोई बेटी देता ही नहीं। जोतगी जी क्या करें। हाथ की उधर्व रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के दर्श घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया कि अपना नाम राम नारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वे भी गवारों की तरह नाम तरह भी कहता है। राम नारायण के साथ कनचिरा वाली को एक दिन अस्पताल भेज दें। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। लरसिंह दास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है, आचार्य गुरु आ रहे हैं, मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखैलिन या दासिन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं है। वह BA पास है, ये याद रखना है। अरे यार, यहाँ से याद रखना भाई। ये आपको देते देते मेरा ही ये चला जाता है। लर सिंह दास ना सबको बार बार बोल रहा है, आचार्य जी आ रहे हैं, मठ का अधिकारी महंत भी है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखैल दासी मामले में कुछ बोलना का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं है। वे BA पास है। कौन? रामदास जो है। बोला ये क्या है? ये BA पास है, रामदास है ना। यार मैं ना अंग्रेजी में ही बीजक बाँचता है, इसलिए तो बाबड़ी केस रखता है, धोती कुर्ता पहनाता है और आधी मूंछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार देख लीजिए। दासिन रेखाबिल मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंतिमा टोली में पंचायत हुई है, बंदिश हुई है। तंतिमा टोली की कोई औरत अब बाबू टोले के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। किस टोली की कहाँ पर काम करने नहीं जाएगी, तो ये याद रखना है कि तंतमा टोली की है ना। अच्छा, बाबू या बबुआन लोग शाम को गांव में आए, कोई हर्ज नहीं। किसी के अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले उसी से सबों को संतोष करना होगा। भलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दाम छड़ीदार हुआ है, जिसे चाल से बेचाल देखेंगे बांस की छड़ी से पीट कर चमड़ी उधेड़ लेगा। रात के अभी बज रहे हैं 12। तंतिमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कुर्म छत्री, पोलिया टोले, धनुख धारी और कुशवाहा छत्री टोली के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से नहीं होता है
कर्म भी करना पड़ता है। जाएं तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल लगे भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। भाई इम्पॉर्टेंट है, संथालों के तीर पर क्या बोला है? संथालों के तीर पर जहर का पानी, है ना, क्योंकि वो जिसको लगता है फिर उसके जहर चढ़ जाता है। कुरमा छत्री टोली के नौजवानों ने कल रात को शिव शक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुस्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सुपैया टोली की बांस बाटी के ठीक बगल में। लेकिन जिरह सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों से खोदकर पहने से हुए हैं, छोकरे पहने से ही हुए हैं। झुबरी मुस्मार को 10 रुपये जुर्माना हुआ है। कितना? 10 रुपये। जहाँ से दे देना हो तो होगा, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिव शक्कर सिंह ने रुपया लेकर दे दिया। इसी बार लाल बाग मेला में पंचलैट खरीद होगा। बिना पंचलैट वाली पंचायत की क्या कीमत? खैट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांस गाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा। कालीचरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है। शाम को कीर्तन भी खूब मचता है। नया हारमोनियम खरीद लिया है। गंगा जी के मेले से गंगतीरिया ढोलक लाया गया है। खूब गमड़ाता है। ढोलक को याद रखना है भाई। बलदेव जी को कीर्तन तो पसंद है लेकिन अखाड़, अच्छा ये याद रखना ढोलक कहाँ से लाया गया है, तो गंगा जी के मेले से गंगतीरिया ढोलक लाया गया भाई। देख लेना, है ना, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। और मुझे भी तो लिखना है। लिखूंगी नहीं पर चलो फिर भी, अरे यार ये है ना, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है यार। बालदी जी को कीर्तन तो पसंद है लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को खराब समझते हैं। शरीर में ज़्यादा बल होने से हिबाबाद करने का खौफ रहता है। असल बीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही कहीं महता माजी में अंग्रेज़ों को हराया। गांव जी के देह में तो एक चिड़िया के बराबर भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले हैं लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज़ में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवान के खून को गर्म कर देती है। ढाक ढिना ढक ढक झिना झिन। शोभन मोची ने ढोल पर लकड़ी से पहली चोट दी। देह कसमाने लगी। ढिना 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 अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए। काछी और जांघिया चढ़ाए। एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाया और अध जला कहकर मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अली कहकर मैदान में उतरा। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान, चंपावती मेला भी है भाई, चंपावती मेला है ना। मुस्ताद इसी तरह आ अली कहकर मैदान में उतरता है। तब शोभन लाल बदल देता है। चटगा गिड़बा आजा भिड़ जा। अखाड़े में पहलवान पैंतरे भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ छूने नहीं देता है। पहली पकड़ की ताक में है बेपकड़ा। धागी डागी कसकर पकड़ो चटाक चटाका उठ पटक दे उठा पटक दे गिड़ गिड़ घा बा बहादुर पटक तो दिया। अब चित करना खेल नहीं, मिट्टी पकड़ लिया है। सभी दाव के पेच और काट और उसको मालूम है। ढक ढिनाक दाव काट बाहर हो जाओ। बाह बहादुर दाव काट कर बाहर निकल आया। फिर धा चट गिर धा आजा फिर जा। ढोल के हर ताल से पैंतरे और दाव पेच काट और मार की बोली निकलती है। काली थान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल जो है वो एकदम बदल जाती है। आवाज़ भी बदल जाती है। घागिड़ घिन्ना जय जगदम्बा गाँव की रक्षा करो माँ जगदम्बा। भाई याद रखना है। ये आपका अंक भी कौन सा था? 13वां अंक था। 14वां है भाई, 14वां नहीं, 14वां नहीं है भाई, 13वां ये मैं ठीक बोल रही थी, है ना। 13वां अंक है, उसमें लिखा है जय जगदम्बा। ठीक है, 13वें अंक में लिखा है जय जगदम्बा।
देख लेना आप, ठीक है। फिर 14वां अंक हम कल पढ़ें, ठीक है, कल पढ़ते हैं इसको बाकी का, है ना, क्योंकि रात बहुत हो गई है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 14 जो अंक है, चढ़ती जवानी मोरा अंग अंग फड़के कब होगे गवना हमारा रे, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। 14वां अंक जो है वो हम कल शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।